हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल पर बात करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लॉ कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये अभी जब हम इस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे तो हमें स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। क्या है लॉ ली चैटलियर प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि साम्यावस्था पर यदि किसी तंत्र के ताप, दाब अथवा सांद्रता को परिवर्तित किया जाता है तो साम्य उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शंस हमने पढ़ा कि साम्यावस्था को अटेन करती हैं और सिस्टम इस साम्यावस्था में रहना चाहता है। साम्यावस्था पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एकदम समान हो जाते हैं। यदि हम लोग इस साम्यावस्था पर कोई भौतिक परिवर्तन यानी ताप, दाब, सांद्रता आदि को परिवर्तित करें तो जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है। पर सिस्टम इस इक्विलिब्रियम को वापस अटेन करना चाहता है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस में से उस रिएक्शन का रेट कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा ताकि वापस साम्यावस्था आ जाए और वो जो डिस्टर्बेंस हमने करी थी उसका इफ़ेक्ट नष्ट हो जाए और वापस साम्यावस्था पे आने पे अगेन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक समान हो जाएंगे। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम अलग अलग परिवर्तनों को, अलग अलग डिस्टर्बेंस को डिस्कस। सबसे पहले हम सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। इसके लिए मैं मान लीजिए एक सिस्टम ले रही हूँ A+2B गिविंग यू C+D। ये सिस्टम साम्यावस्था पर है। अब यदि मैं इसमें से किसी एक रिएक्टेंट ए की सांद्रता को बढ़ा देती हूँ तो उससे क्या होगा? क्योंकि इस सिस्टम का पहले हम देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा। अब इस सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है मेरे पास वो क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। Kc ऐसे लिखा जाएगा। अब यदि मैंने A बढ़ा दिया तो A की डिनोमिनेटर बढ़ गया तो उससे Kc का मान कम हो जाएगा। अब क्योंकि स्थिर ताप पर Kc का मान स्थिर रहता है तो दैट मीन्स अब ये जो है Kc का मान बढ़ना चाहिए। यहाँ पे इस डिस्टर्बेंस के बाद Kc का मान बढ़ना चाहिए। Kc का मान बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाए या न्यूमरेटर मीन्स ये C इंटू डी की मात्रा बढ़ जाए तो Kc का मान वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू में आ सकता है। और ये दोनों काम करने का तरीका एक ही है कि रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में होने लग जाए। फॉरवर्ड दिशा में होगी तो C व D की मात्रा बढ़ जाएगी, A और B की मात्रा कम होने लग जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ से अपने पास क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि मैं रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ और तो वापस इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। सेम फॉर अगर मैं रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो भी वही बात है। और यदि मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी यानी सी व डी की तो उल्टा हो जाएगा। अगर मैं अब मान लीजिए डिस्टर्बेंस करती हूँ सी या डी में से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद तो Kc का मान बढ़ जाएगा। अब हम Kc का मान घटाना चाहेंगे। Kc का मान घटाने का मतलब है C व D कम हुए और A व B बढ़े, मीन्स इक्विलिब्रियम रिवर्स दिशा में चलेगा। दैट मीन्स अगर मैं C या D की कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड दिशा में चलेगा। तो इसका मतलब हम समराइज कर सकते हैं कि यदि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करूँ तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने से, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट साइड में जाता है। और इसका उल्टा कर दें, अगर हम लोग जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाएं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करें तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है। इसका मतलब यदि हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में उत्पाद की मात्रा अधिक चाहते हैं, उत्पाद की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग रिएक्शन उसी तरीके से लिखते हैं जो हम लोग उत्पाद चाहते हैं वो जनरली हमारा राइट साइड पे लिखा होता है। तो यदि मैं इस उत्पाद की मात्रा बढ़ाती हूँ
या बढ़ाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो बढ़ाते रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर संभव हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहना चाहिए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते रहना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम राइट की तरफ चलता जाए, मींस मैक्सिमम जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आ सके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैस फेज रिएक्शंस में आएगा, एक बात आपने विशेष ध्यान रखनी है। और ये रिएक्शंस क्योंकि हमेशा बंद पात्र में ही होती हैं तो इन रिएक्शंस के दौरान आयतन तो स्थिर रहेगा। अब दाब का हमने देखना है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन दाब पे क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज आ रहा है, डेल्टा एन वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। अगर गैस के अणुओं की संख्या पूरी रिएक्शन के दौरान अगर नेट गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा, और यदि गैस के अणुओं की संख्या कम होती है तो दाब कम होता है। तो मीन्स यहाँ पे हमें ध्यान देना है डेल्टा एन वैल्यू पे। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का गिविंग अमोनिया, तो हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स देता है। तो यहाँ पे डेल्टा एन समझ रहे हैं आप, नंबर ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो प्रोडक्ट के यहाँ पे 2 हैं और रिएक्टेंट के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 - 4 -2 मीन्स इस रिएक्शन का डेल्टा एन नेगेटिव है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स देते हैं गैस फेज रिएक्शंस में, उन सभी के लिए डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने लिया है एग्जांपल N2O4 डिकम्पोजिंग टू NO2, तो यहाँ पे डेल्टा एन पॉजिटिव है। और नेक्स्ट एग्जांपल में जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके 2HI, तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स के भी 2 मॉलिक्यूल्स है बैलेंस्ड इक्वेशन में और प्रोडक्ट के भी 2, मीन्स डेल्टा एन इज 0। तो यहाँ हमने डेल्टा एन वैल्यू पे ध्यान देना है। तो डेल्टा एन वैल्यू जिन रिएक्शंस के लिए जो है मेरे पास पॉजिटिव होगी उनका ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज होगा और बढ़ेगा, और जिन रिएक्शंस में गैस के अणुओं की संख्या कम होगी उनका दाब ड्यूरिंग द रिएक्शन कम होता है। अब हम इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि जब हम साम्यावस्था पे दाब परिवर्तन करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ चलना चाहेगी ताकि दाब का प्रभाव नष्ट आ जाए। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है यदि जब मेरे पास डेल्टा एन वैल्यू नेगेटिव हो, डेल्टा एन नेगेटिव होगी तो दाब बढ़ाने से क्या होगा। अब इस इफ़ेक्ट को वो कम करना चाहते हैं। हमने ऊपर कहा कि डेल्टा एन जब नेगेटिव होती है मीन्स गैस के अणुओं की संख्या कम हो रही है तो दाब कम हो रहा है, मीन्स अब जो है क्या चाहेंगे हम कि ये वाला इफ़ेक्ट जो है वो कंपनसेट हो जाए, यानी जब हम दाब बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाना चाहेगा, इस दाब के इफेक्ट को कम करना चाहेगा। और हमें दिख रहा है कि इधर से इधर जाने में अणुओं की संख्या कम होती है, तो कम हो रही है तो मीन्स दाब कम हो रहा है। दैट मीन्स इस बढ़े हुए इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। मीन्स अगर दाब बढ़ाते हैं ऐसी रिएक्शंस के लिए तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में खिसक जाएगा, और यदि इस रिएक्शन के लिए दाब कम करते हैं तो नेचुरली उल्टा कि दाब इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। डेल्टा एन अगर ग्रेटर देन 0 है तो जस्ट उल्टा, दाब बढ़ाने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट की ओर सरकेगा, दाब घटाने से इक्विलिब्रियम राइट की ओर सरकेगा। और जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन 0 है, जैसे ऊपर अभी हमने एग्जांपल लिखा था हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिविंग 2HI, डेल्टा एन इज 0, तो यहाँ आपने ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे दाब परिवर्तन करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मीन्स इक्विलिब्रियम ना लेफ्ट की ओर जाएगा ना राइट की ओर। तो अब इस दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ने का हमें जो है वो निष्कर्ष क्या निकला कि यदि हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्पाद बनाने में अगर अणुओं की संख्या घट रही हो तो अधिक उत्पाद करने के लिए ऐसी अभिक्रियाओं को उच्च दाब पर संपन्न करना चाहिए, जैसे यहाँ पे है। क्योंकि अब हम लोग क्या चाहते हैं, राइट की ओर ले जाना चाहते हैं, उत्पाद की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं ना। दैट मीन्स हमें उच्च दाब पे रिएक्शन करने चाहिए, प्रेशर बढ़ाते रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस। और
ऐसी रिएक्शंस में यदि मेरी रिएक्शन इस टाइप की है तो राइट की तरफ कैसे जाएगा, जब हम दाब कम करते हैं, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस दाब कम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डेल्टा एन वैल्यू पे ध्यान देना होगा और वहाँ से हमें निष्कर्ष निकालना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस दाब हम बढ़ाते रहें या कम करते रहें। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ रहा है कि इन जो है इफ़ेक्ट्स को पढ़ने का हमें प्रैक्टिकली कितना फ़ायदा है। हम जिधर शिफ्ट करना चाहते हैं उस हिसाब के चेंजेस हम टेम्परेचर, प्रेशर आदि में कर सकते हैं। अभी हम ताप परिवर्तन का प्रभाव पढ़ते हैं। ताप की दृष्टि से हम देखें तो रासायनिक परिवर्तनों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और ऊष्माशोषीय अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के हीट चेंजेस को हम डेल्टा एच वैल्यू से लिखते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं ये। तो डेल्टा एच इज़ नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगेन मैं एग्जांपल ले रही हूँ A+2B गिविंग C+D। अभी मान लीजिए ये रिएक्शन मेरे पास एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मीन्स इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है। अब यदि इस डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे संपन्न होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो इससे क्या होगा, तंत्र का ताप बढ़ेगा। अब यदि मैं इस साम्यावस्था पे अगेन ताप को बढ़ा देती हूँ तो इक्विलिब्रियम उधर जाना चाहेगा ताकि इफेक्ट कम हो जाए। पहले ही एक्सोथर्मिक है, ताप इसमें बढ़ रहा है, तो अब सिस्टम चाहता है कि ताप बढ़े हुए ताप का इफेक्ट भी कम करना चाहता है, तो नेचुरली वो किधर जाएगा, रिवर्स। क्योंकि यदि यहाँ मैंने जो डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है इसका मतलब है जब रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है, मीन्स ए और बी मिलते हैं तो सी डी बनने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और जब इसका रिवर्स होगा, सी और डी आपस में मिलेंगे ए बी बनाने के लिए रिवर्स, तो उतनी ही अमाउंट ऊष्मा की अवशोषित भी होगी। तो दैट मीन्स अगर हम लोग, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ऊष्मा अवशोषित होनी है, इसका मतलब यदि ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाए, इसका रेट बढ़ जाए फॉरवर्ड की बजाय, तो नेट जो है ऊष्मा का अवशोषण होने लग जाएगा, जिससे इस बढ़े हुए इफेक्ट का प्रभाव खत्म होने लग जाएगा। तो इस बात से मेरे से निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यदि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट की ओर सरकेगा। इसी तरह अब उल्टा, अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, मीन्स दाईं ओर सरकेगा। तो अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में उत्पाद की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर कम करना चाहिए, मीन्स कोई कूलिंग सिस्टम लगाना चाहिए जिससे जो है प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ सके। अगेन बेसिक बात हमें अगर समझ में आ गई है तो अब हम एंडोथर्मिक के लिए अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने उसी ही रिएक्शन को एक बार एंडोथर्मिक फॉर्म में लिखा है, Q पॉजिटिव। यहाँ पे ये Q पॉजिटिव का मतलब है कि जब ये रिएक्शन ए और बी आपस में मिलते हैं CD बनाने के लिए तो Q किलो जूल पर मोल का अवशोषण होता है, और जब ये C और D आपस में मिलते हैं तो Q किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है। इसका लिखने का यहाँ पे ये तात्पर्य है, क्योंकि ये जो साइन हम लगाते हैं ये फॉरवर्ड में जो चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो अब टेम्परेचर, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तंत्र को चाहिए ऊष्मा, यदि हम ताप बढ़ा देंगे तो और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए बी आपस में मिलकर CD बनाना चाहेंगे, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर उल्टा कम करते हैं तो लेफ्ट की ओर सरक जाएगा। तो इसका मतलब यदि हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं में ज़्यादा मात्रा में उत्पाद लेना चाहते हैं तो ताप को कम करने चाहिए, कम रखना चाहिए, और ऊष्मा शोषी में उल्टा कर देना चाहिए। मीन्स यदि हम अधिक उत्पाद प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अभिक्रिया को उच्च ताप पर संपन्न करना चाहिए। एक और इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जो कि प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाने के लिए कई बार यूज़ किया जाता है, साम्यावस्था पर अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम। इनर्ट गैस आप समझते हैं, अक्रियाशील गैस लाइक हीलियम, नियॉन आदि। अब इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए भी हमें डेल्टा एन पे ध्यान देना होगा। यदि डेल्टा एन वैल्यू 0 है रिएक्शन के लिए तो साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अक्रिय गैस मिलाने पर, और यदि डेल्टा एन की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो फिर इफेक्ट पड़ेगा। फिर इफेक्ट कैसा पड़ेगा, वो इफेक्ट भी डिपेंड करेगा हम किन कंडीशंस में डाल रहे हैं। यदि हम स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस
मिला रहे हैं। स्थिर आयतन का मतलब है बंद पात्र में हमारी अभिक्रिया हो रही है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका आयतन जो है वो स्थिर है और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर जो है यहाँ पे वो क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और यदि आप यही परिवर्तन अक्रियाशील गैस मिलाते हैं स्थिर दाब पर बनाते हैं, तो अगर आपने दाब स्थिर रखा हुआ है और यदि हम लोग उसमें गैस मिलाएंगे तो नेचुरल है आयतन बढ़ेगा, क्योंकि दाब तो चेंज नहीं हो सकता, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कम हो जाएगा। और जो है यूँ कहें कि हम लोग पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, बट आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट्स का कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम होने से क्या होगा, अब पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा तो केपी का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि केपी किसके ऊपर डिपेंड करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक केपी चेंज होगा, मींस जो है मेरे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। पहले दो केसेस में आप देख रहे हैं अक्रियाशील गैस मिलाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यदि डेल्टा एन ज़ीरो है तभी भी कोई प्रभाव नहीं, और यदि डेल्टा नॉन ज़ीरो रिएक्शंस में भी अगर हम लोग अक्रियाशील गैस स्थिर आयतन पर डाल रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यदि हम अक्रियाशील गैस स्थिर दाब पर मिला रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर कम होने से क्या होगा, अब हम लोग जो ऊपर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पढ़ा था, अब हम इस प्रेशर को बढ़ाना चाहेंगे। तो बढ़ाने का तरीका क्या है, जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मींस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं ताकि प्रेशर बढ़ जाए। तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम राइट की ओर जाना चाहेगा। और जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है, उधर इक्विलिब्रियम इधर जाएगा। मतलब निष्कर्ष क्या निकला, नटशेल, कि स्थिर दाब पर अक्रियाशील गैस मिलाने पर साम्यावस्था बढ़े हुए आयतन की दिशा में विस्थापित होगा। बढ़े हुए आयतन का यहाँ मतलब है जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इन फैक्टर्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग किसी भी केमिकल प्रोसेस में यदि हम लोग यील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए कंडीशंस को सेट कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बहुत कॉमन रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इंडस्ट्रियली। तो अब ये रिएक्शन ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस रिएक्शन के लिए हमें पता है कि डेल्टा एन वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच इज़ माइनस क्यू। तो अब यदि हम लोग इस रिएक्शन को जो है वो इससे उत्पाद ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, मीन्स हमारा इंटरेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने, तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि डेल्टा एन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है, तो ऊपर हमने कहा जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन लेस देन ज़ीरो है, अगर उन रिएक्शंस का हम दाब उच्च रखें तो वो रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी। मीन्स यहाँ हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर हाई रखना चाहिए। और क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसलिए ताप कम करूँगी तो भी इक्विलिब्रियम राइट की तरफ जाएगा। मीन्स ताप दाब सांद्रता में से मुझे वो कंडीशन सेट करनी है जिससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाए। तो अगर मैं ताप कम रखती हूँ तो भी ये रिएक्शन जो है वो राइट की ओर शिफ्ट करेगा। और ताप कम रखते हैं क्योंकि हमें इस दौरान ताप कम रखता होता है, इसीलिए यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। आप पढ़ते हो हमेशा कि ये प्रोसेस जो वो कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स को ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते क्योंकि उससे यील्ड नहीं आती, इसलिए ही हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और एक इफ़ेक्ट हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स, पहला इफ़ेक्ट था कंसंट्रेशन। तो अगर मैं किसी भी एक रिएक्टेंट की, चाहे नाइट्रोजन चाहे हाइड्रोजन में से किसी एक की सांद्रता हम उच्च लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, जिससे 100% रिएक्ट कर जाएगा, तो वो हम लोग किसी भी एक की डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम करते जाएं, मीन्स अमोनिया को हम लिक्विफाई करके, द्रवित करके लगातार निकालते जाते हैं सिस्टम में से, जिससे अगेन इक्विलिब्रियम जब वो लेफ्ट की ओर जाता है। तो इस तरह इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जो कि चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस से हो रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट
ले सकते हैं अगर हम लोग ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस रिएक्शंस की कंडीशंस सेट कर दें। तो यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेने के लिए हम क्या करेंगे, ताप को कम रखेंगे, दाब उच्च रखेंगे। किसी एक रिएक्टेंट जो ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास उसकी सांद्रता उच्च लेंगे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार कम करते जाएंगे, तो हमारे पास यील्ड जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल। अगली क्लास में हम यही ली चैटलर प्रिंसिपल को फिजिकल प्रोसेसेस पे अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।